Hey students, we are here again with the political science NCERT class plus 2 part 8. Now we are discussing about criticism to India's policy on national non-alignment. Now criticism 1. India's non-alignment was unprincipled as in the name of pursuing its national interest कि इंडिया का जो नॉन अलाइन है, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, वो असैद्धांतिक है, ठीक है, और ये केवल और केवल इसके राष्ट्रीय हित तक सीमित है कि भारत सिर्फ अपना भला चाहता है और किसी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि India often refuse to take a firm stand on international issues कि जब भी कोई अंतरराष्ट्रीय मुद्दा उठता है इंडिया उसको क्या कर देता है, रिफ्यूज कर देता है, ठीक है, इंडिया उसके सामने जाने से मना कर देता है, इंडिया उस पे कड़ा रुख अपनाने से मना कर देता है। ये बात क्रिटिसिज्म 1 में कही गई। उसके बाद उस पे आर्ग्यूमेंट भी किया गया कि In 1956, when Britain attacked Egypt over Suez Canal, जब 1956 में ब्रिटेन ने इजिप्ट पे हमला किया, किसके लिए, सुएज कनाल इशू पे, ठीक है, सुएज नहर इशू पे, इंडिया लेड द वर्ल्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट नियो कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियल इन्वेजन। तो इंडिया ने इस जो नए राष्ट्र थे उन पे हमले पर ब्रिटिश की कड़े शब्दों में निंदा की थी, ठीक है, प्रोटेस्ट किया था। When USSR invaded Hungary, India did not join its public condemnation को इन्होंने क्या किया, कंडेमनेशन का मतलब होता है उसका विरोध नहीं किया, बिल्कुल उस पे कोई कुछ भी टिप्पणी नहीं की जब USSR ने हंगरी पे क्या किया था, हमला किया था, तब उसकी जो वैसे इसका मतलब होता है सार्वजनिक निंदा, ठीक है, सबके सामने बुराई करना। तो इंडिया उसमें शामिल नहीं हुआ, सबके सामने सोवियत संघ की बुराई इंडिया ने नहीं की, क्योंकि वो भी तो कहीं ना कहीं इंडिया का मित्र राष्ट्र था, ठीक है। तो ये क्रिटिसिज्म की बात हो रही है। अब हम क्रिटिसिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट काउंटर आर्ग्यूमेंट। अब इंडिया ने काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या दिया, देखिए इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये था, इंडिया हैड केप्ट अ डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द मिलिट्री ब्लॉक्स। इंडिया ने हमेशा ही दोनों सैन्य शक्तियों यूएसए और यूएसएसआर बाय नॉट ज्वाइनिंग नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी वारसा पैक्ट। देखो अगर वो उनकी मदद करता तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी एंड वारसा पैक्ट, जो ईस्टर्न अलायंस थी उसका नाम क्या था, वारसा पैक्ट था ईस्टर्न अलायंस का नाम। ईस्टर्न अलायंस को किस नाम से जाना जाता था, वारसा पैक्ट, मतलब जो यूएसएसआर का अलायंस था उसको वारसा पैक्ट या ईस्टर्न अलायंस के नाम से जाना जाता था, और जो यूएसए का था उसको नाटो के नाम से जाना जाता था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता था। बट नॉन अलाइंड वाज अ डिफिकल्ट बैलेंसिंग एक्ट, जबकि गुटनिरपेक्ष रहना बहुत मुश्किल एक अभिनय कह सकते हो आप। एंड बैलेंसिंग समटाइम डिड नॉट सीम परफेक्ट, और अगर आप बैलेंस कर भी लेते हो तो आपकी जो बैलेंसिंग है, जो आपका संतुलन है, वो कई बार परफेक्ट दिखाई नहीं देता। ये बात काउंटर आर्ग्यूमेंट में बोली गई थी कि चाहे कितना भी कुछ कर लो। क्रिटिसिज्म टू इंडियाज पॉलिसी ऑन नॉन अलाइनमेंट। अब इंडियाज पॉलिसी का क्रिटिसिज्म जो था नॉन अलाइन को लेकर, उसका दूसरा क्रिटिसिज्म बात करेंगे हम। इंडिया वाज इनकंसिस्टेंट एंड टुक कॉन्ट्राडिक्टरी पोस्चर। वाओ। अब दूसरे क्रिटिसिज्म में ये बोला गया, इंडिया वाज इनकंसिस्टेंट एंड टुक कॉन्ट्राडिक्टरी पोस्चर्स, कि इंडिया जो है वो अनियंत्रित है, ठीक है, अनियमित है। भारत जो है वो एक निर्णय नहीं बना पा रहा, कि उसका जो विरोधाभास है वो सामने नहीं आ रहा, तर्क संगत नहीं है। दूसरा,
इंडिया साइंड, अब आर्गुमेंट क्या हुआ इस पे, इंडिया साइंड द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इन अगस्त 1971, इंडिया ने एक मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए, किसके साथ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत, रूस के साथ, फॉर 20 ईयर्स, 20 साल के लिए, जो ऐसा था, विच वॉज इक्वल टू ज्वाइनिंग सोवियत अलायंस, जो कि लगभग सोवियत अलायंस को ज्वाइन करने के जैसा ही था, कि अगस्त 1971 में इंडिया ने एक ट्रीटी साइन की फ्रेंडशिप की, किसके साथ, यूएसएसआर के साथ, जो ये साबित करता था कि ये लगभग उनकी अलायंस ज्वाइन करने जैसा ही है। अब उसका काउंटर आर्गुमेंट क्या हुआ, इंडिया नीडेड डिप्लोमेटिक मिलिट्री सपोर्ट ड्यूरिंग द बांग्लादेश क्राइसिस, भारत को अब जरूरत पड़ी मिलिट्री सपोर्ट की, यूएस आया आगे, एंड द ट्रीटी डिड नॉट स्टॉप इंडिया फ्रॉम हैविंग गुड रिलेशंस विद यूएस, और इस ट्रीटी ने भारत को रोका नहीं, क्या बनाने के लिए, अमेरिका से अच्छे संबंध बनाने के लिए। India needed diplomatic and military support during the Bangladesh crisis, and treaty did not stop India from having good relation. Okay, my dear students. So now next slide. Non-aligned is not relevant today. आज के परिदृश्य में, आज के सिनेरियो में नॉन अलाइंड क्या रेलेवेंट नहीं है, पढ़ते हैं। Non-aligned is a strategy was evolved in the Cold War context. Non-aligned जो थी वो एक स्ट्रेटेजी थी, एक रणनीति थी, जो कब बनी थी, कोल्ड वार में बनी थी, ठीक है, कोल्ड वार के परिदृश्य में बनी थी, कंटेक्स्ट में। With the disintegration of USSR and the end of Cold War in 1991, named both as international movement and as core of India's foreign policy, lost some of its earlier relevance and effectiveness. जैसे ही ये दोनों ब्लॉक खत्म हुए, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया और कोल्ड वॉर खत्म हो गया, कब, 1991 में। तो जो दो मुख्य बातें थी, एक तो इंटरनेशनल मूवमेंट एज द कोर ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, एक तो इंटरनेशनल मूवमेंट था, ठीक है, नेम का वो धुंधला हो गया, और दूसरा lost some of its earlier relevance and effectiveness, और पहले जैसा जो था एक रिलेटिव कंसेप्ट नेम का और इसकी जो इफेक्टिवनेस थी वो खत्म हो गई स्टूडेंट्स। उसके बाद many countries of the name including India have revised their foreign policies in post Cold War era, और कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद भारत सहित नेम की नॉन अलाइन मूवमेंट के अंदर, गुट निरपेक्ष आंदोलन के अंदर जितने भी देश थे, उन्होंने अपनी जो विदेश नीति थी उसमें बदलाव किए। तो डियर स्टूडेंट्स, नॉन अलाइंड इज रियली नॉट रेलेवेंट today. Now non-aligned was based on some core value, उसकी अपनी core value थी। पहली वैल्यू ये थी कि हम इन देशों का साथ नहीं देंगे, ना तो हम अमेरिका का साथ देंगे यूएसए का और ना यूएसएसआर का, यानी कि ना तो हम वार्सा पैक्ट के साथ हैं और ना ही हम नाटो के साथ हैं। एंड enduring ideas which remain relevant even at the end of bipolarity. बाइपोलरिटी का क्या मतलब होता है, दो ध्रुव, ठीक है, बाइपोलर, बाय मतलब दो, पोलर मतलब ध्रुव, दो ध्रुवीय जब चल रहा था तब भी नॉन अलाइंड जो मोमेंट था उन्होंने इनका साथ बिल्कुल नहीं दिया था। It is based on a recognition that decolonized states share historical affiliation and can become a powerful force if they became together. अब ये जो नॉन अलाइंड था ये इस पे बेस्ड था, एक रिकॉग्निशन थी उनकी, इस मान्यता पे बेस्ड था कि जो डीकोलोनाइज स्टेट थे वो एक ऐतिहासिक संधि करें आपस में और एक पावरफुल फोर्स के बनकर सामने आए। ये बात उनके लिए थी। अगली बात अगले वीडियो में।